अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे फॉलो अप स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग को स्ट्रेटेजी करते हैं। स्ट्रेटेजी, फॉलो अप स्ट्रेटेजी में हम लोग वो तमाम वो पढ़ेंगे सिचुएशंस के, अगर हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं, कोई भी क्लेम हमारे पास पेड नहीं है, अनपेड है, और हम लोग उनको देख रहे हैं कि वो अनपेड क्लेम की उनका क्या स्टेटस है। स्टेटस कैसे देखेंगे? कि हम लोग वेब पोर्टल के थ्रू, कॉल के थ्रू देख सकेंगे कि अभी ये क्लेम अगर इंश्योरेंस को रिसीव हुआ था तो क्या है, मतलब पे हो रहा है, प्रोसेस में है, डिनाई हुआ है, इस तरह की चीज। ठीक है। अब स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि हमेशा हम यही करते हैं। स्ट्रेटेजी बताया ना कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, यानी कि हमेशा इस सिचुएशन में हमने ये करना होता है। तो हमने फॉलो अप स्ट्रेटेजी में देखना है कि हमने क्या करना होता है किस तरह की सिचुएशन के अंदर। अब स्ट्रेटेजी के इंश्योरेंस कंपनी यूज टू स्टॉल द टैक्स टू डिले द पेमेंट्स। क्या करती है कि अक्सर क्या करती है, पेमेंट्स को डिले कर देती है डिफरेंट रीजंस की तरह से। तो तमाम जो होते हैं आउटस्टैंडिंग क्लेम, वो क्लेम होते हैं कि जो अभी पे नहीं हुए हुए या हमें उनका रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ। तो ऐसे तमाम क्लेम्स होते हैं, तो उन पे हमने क्या एक्शन लेना होता है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि फाइंड आउट द रीजन व्हाई द क्लेम इज पेंडिंग। कि क्लेम अभी तक पेंडिंग क्यों है, ये रीजन देखते हैं। अब ये रीजन देखने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है? पहले तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्लेम हमारे पास से बिल हुआ है, सॉफ्टवेयर से बिल हो गया हो, तो क्या वो रिजेक्शंस में तो नहीं पड़ा हुआ। हम क्लियरिंग हाउस में देखेंगे। क्लियरिंग हाउस का भी क्या होता है कि आपका क्लियरिंग हाउस जो होता है उसका भी यूजर नेम पासवर्ड होता है, आपका लॉगिन होता है। आप क्लियरिंग हाउस में सिचुएशन देख सकते हो। क्लियरिंग हाउस के अलावा आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी क्लेम अगर रिजेक्ट हुआ है तो उसका स्टेटस आया हुआ था कि क्लेम रिजेक्ट हो गया, ये प्रोसेस में डाला ही नहीं, एजुकेशन में गया ही नहीं है। ठीक है। डेफिनेटली अगर पेंडिंग है तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हमने मेक श्योर करना है कि क्लेम गया था इंश्योरेंस। ठीक है। फिर द चेक द करंट स्टेटस ऑफ द क्लेम थ्रू अवेलेबल रिसोर्सेज। कौन से करंट स्टेटस देखने के लिए रिसोर्सेज कौन से होंगे? वेब पोर्टल्स हैं, तमाम इंश्योरेंस पोर्टल है, वहां पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप लॉग इन करेंगे। आप अपने डॉक्टर की, अपने पेशेंट की डेट ऑफ सर्विस की इंफॉर्मेशन डालेंगे तो वो वहां पे स्टेटस बता देगा कि ये क्लेम पे हुआ है, इन प्रोग्रेस है, डिनाई हुआ है। जो भी स्टेटस होगा वो वहां पे आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के आईवीआर, जो हम इंश्योरेंस के नंबर पे कॉल करेंगे तो कंप्यूटराइज जो आंसर आएगा वो होगा। थ्रू फैक्स या लाइव कॉल भी हम क्या कर सकते हैं, क्लेम का स्टेटस पता कर सकते हैं। ठीक है। ये तरीके हैं क्लेम के स्टेटस पता करने के। कॉल हमारा हमेशा क्या होता है, लास्ट ऑप्शन होता है। लास्ट ऑप्शन इसलिए होता है कि आप लाइव कॉल की तरफ जब जा रहे हो तो ये बहुत टाइम टेकिंग चीज है। जब आप लाइव कॉल की तरफ जा रहे हो तो आपका जो आईवीआर है वो पहले उसको, उस पे जाओगे, उसमें इंफॉर्मेशन पुट करोगे, उसके बाद वो कहेगा कि रिप्रेजेंटेटिव से लाइव अगर बात करना चाह रहे हैं तो आप वेट करें, जब वो अवेलेबल होगा फिर उसका आप वेट करोगे, वो अवेलेबल होगा तो आप उससे बात करोगे। तो ये बहुत लंबा मतलब बहुत टाइम लग जाता है। समटाइम्स ये होता है, समटाइम ये होता है कि 5-10 मिनट लगते हैं, समटाइम ये होता है आधा पौना घंटा, 2-2 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि वो कॉल्स पे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। उनमें से जो भी अवेलेबल होगा फिर वो आपसे बात करे। ठीक हो गया। तो इसलिए क्या होता है, सबसे ज्यादा इजी तरीका होता है कि आप वेब पोर्टल्स को यूज कर लो। वेब पोर्टल नहीं है तो फिर आईवीआर को यूज करो, लेकिन लास्ट ऑप्शन है कि कुछ ना मिले फिर कॉल करो। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारा वेब पोर्टल हमने कह दिया कि एफिशिएंट वे हो गया। एलिजिबिलिटी जैसे हम वेब पोर्टल से चेक करते हैं, हम स्टेटस ले सकते हैं। इंटरेक्टिव बता दिया मैंने आपको। वॉइस रिस्पॉन्स आईवीआर क्या होते हैं, लाइव कॉल और फैक्स भी आपको पता है। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये हमारी स्ट्रैटेजी है। हमारे पास हमने स्टेटस चेक किया और हमारे पास क्लेम फुली पेड आया। फुली पेड का मतलब था कोई रिस्पॉन्स, पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने नहीं छोड़ी। जितना पेड, जितना अलाउड था उतना पे कर लिया और पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं छोड़ा। ऐसा ऐसा तमाम फुली पेड क्लेम हमारे पास होएगा तो हमने क्या करना है, उसकी पेमेंट को पोस्ट कर देना। ठीक है। पोस्टिंग का भी ये होता है कि आपके डॉक्टर ने, आपके प्रोवाइडर ने जो आपको सजेस्ट किया है, लाइक आपका वे है। समटाइम्स ये होता है कि हमारे डॉक्टर ने हमें ये कहा हुआ होता है कि वेबसाइट से जो भी आपको पेमेंट मिल रही है पोस्ट कर दो। समटाइम हमें क्या करना पड़ता है, उसकी डिटेल डॉक्टर को भेज के ये पूछना पड़ता है कि आपने ये कैश करा दी है तो हम इसको पोस्ट कर दें। वो भी इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस की, आपके क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है। हमारे पास नॉर्मली ये होता है कि क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन ये होती है कि जो मिल रहा है पोस्ट कर दो, तो हम कर लेते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे कंसर्निंग होते हैं क्लाइंट के, वो कह रहे होते हैं कि हमें डिटेल जो भी आपको मिल रहा है उनकी डिटेल हमें भेजो, हम फिर आपको बताएंगे कि आपने करना है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ। दूसरा हमारे पास सिनेरियो है प्रोसेस विद द पेशेंट पोर्शन। हमें क्लेम मिला, वो पेड था, और उसमें क्या था, कोपे, को इंश्योरेंस या डिटेक्टेबल भी छोड़ा हुआ था उसने। ठीक है। इस तरह के क्लेम में हम क्या करेंगे, जो इंश्योरेंस की पेमेंट है वो पोस्ट करेंगे
और जो पेशेंट का पोर्शन है उसको अगर तो हमारे पास सेकेंडरी इंश्योरेंस है उस पेशेंट की तो सेकेंडरी को बिल करेंगे, अगर सेकेंडरी इंश्योरेंस नहीं है तो पेशेंट को बिल करेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। ये मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था एक मैंने जो एंड पे दिए हुए थे ट्रू फॉल्स, उसमें से एक था ना कि एक पेशेंट है जिसके पास मेडिकेयर एज प्राइमरी है और बीसीपीएस उसकी सेकेंडरी है। अब उसने 25 को इंश्योरेंस छोड़ी हुई है कि कोपे छोड़ी हुई है, ऐसा कुछ लिखा था। तो अब क्या हम इसके लिए स्टेटमेंट बिल करेंगे? स्टेटमेंट बिल करने का मतलब ये है कि पेशेंट को बिल करेंगे। तो जाहिर है उसके पास अगर सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो हम क्या करेंगे? सेकेंडरी को बिल करेंगे। कभी भी पेशेंट को डायरेक्ट नहीं बिल करेंगे। सेकेंडरी अगर नहीं पे करती या कुछ भी ऐसा फिर वो पेशेंट का पोर्शन छोड़ती है तो हम पेशेंट को बिल करेंगे। अगर ना देके गया तो हमेशा नहीं देके जाता। मैंने पहले भी बताया था कि वो भी करके जाते हैं, जब वो करके जाते हैं तो उनके लिए पेशेंट को बिल होता है। ठीक है, और अगर वो उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ विजिट देके जाते तो इंश्योरेंस अगर कोपे में कवर करती है, कोपे छोड़ती है, मतलब कि अगर उसने 80% पे कर लिया, 20% कोपे लेफ्ट कर दिया और एट द टाइम ऑफ विजिट क्या था पेशेंट ने पे कर लिया था, तो हमारा जो कोपे एट द टाइम ऑफ विजिट पे हुआ था हम उसको अपने उसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, कि अगर इंश्योरेंस ने थोड़ा पेशेंट पोर्शन छोड़ा हुआ है ना, तो पेशेंट पोर्शन जहाँ पे हमें ऑलरेडी वो दे गया था हम उसको अप्लाई कर देते, कि जाहिर है वो $20 दे गया था और इंश्योरेंस ने 20 ही छोड़े, तो 20 हम वो जो पैसे दे गया था वहां रख के तो उसको फुली पेड कर दे। ठीक है, ये चीज समझ आई है। थर्ड चीज है कि नॉट ऑन फाइल है क्लेम। आपने स्टेटस चेक किया, पोर्टल पे चेक किया, आईवेयर पे चेक किया या कॉल की, तो आपके जो डॉक्टर है, आपको जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का जो रैप है या आपका पोर्टल है वो नहीं शो कर रहा, क्लेम नहीं मिल रहा, उसको नोट फाउंड कह रहा है ही नहीं। वो कह रहा है कॉम्बिनेशन डॉक्टर का पेशेंट का कोई क्लेम हमें स्टेट ऑफ सर्विस का है ही नहीं, हमें रिसीव नहीं हुआ। इस सूरत में आप क्या करेंगे? रीबिल करेंगे, लेकिन रीबिल के से पहले आपने क्या करना है? मेक श्योर करना है कि कहीं वो रिजेक्ट तो नहीं हुआ। इसमें से 90% वो क्लेम होते हैं जो नोट ऑन फाइल होते हैं वो रिजेक्ट हुए। ठीक है, और रिजेक्ट क्यों होते हैं? रिजेक्शन की हमने पहले भी रीजन देखी थी कि हमारा डेमोग्राफिक लेवल के ऊपर कोई एरर्स होते हैं, नाम के, डेट ऑफ बर्थ के, इंश्योरेंस पॉलिसी, प्लान्स, इन चीजों को लेकर के। अगर ऐसा कोई हमारा एरर है और क्लियरिंग हाउस ने उसको आगे भेजा ही नहीं था, वहीं से बाउंस बैक कर लिया और हमने हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर रिजेक्शन आई थी लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया, तो वो हमारे पास ही कहीं पड़ा रहेगा। तो हमने क्या करना है? मेक श्योर करना है कि हम देखें कि वो रिजेक्ट तो नहीं है, और अगर वो रिजेक्ट है तो जिस रीजन से रिजेक्ट है पहले उस रीजन को ठीक करेंगे, फिर उसे रीबिल करेंगे। ठीक है, अगर तो हमने वो रीजन ठीक नहीं किया तो वो दोबारा रिजेक्ट हो जाएगा। अब 100 दफा रिबिल कर दे, 100 दफा रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो रीजन एग्जैक्टली उसको रिजेक्शन का बन रहा है उस रीजन को हमने देखना है, उसको ठीक करना है और उसको रिबिल करना है। इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल क्लेम जो है हर तरह से ठीक लग रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि इंश्योरेंस नहीं वो नहीं रिसीव हुआ, तो उसमें भी ये रीजन हो सकता है कि समटाइम्स ये होता है कि जिस टाइम पे हमने बिल किया हो अपने सॉफ्टवेयर से उस वक्त इंश्योरेंस का हमारे सॉफ्टवेयर के कोई लिंक्स डाउन हो, टेक्निकल फॉल्ट हो, तो उसकी वजह से भी समटाइम्स ये होता है कि क्लेम्स नहीं भी मिलते, लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं। लाइक आपके 3% चांसेस होते हैं कि ये ऐसा कुछ हो। नॉर्मली तो रिजेक्शन में ही होते हैं जो नॉट ऑन फाइल। ठीक है, उसके अलावा डिनायल है। अगर क्लेम आपका डिनाई हो गया है तो आपने क्या करना है? उन डिनाइल्स के ऊपर लेना है करेक्टिव एक्शन। जिस रीजन से डिनाई है उस रीजन को फाइंड आउट करना है। उस रीजन को फाइंड आउट कैसे करेंगे? हमारे यूबी के अंदर रीजन लिखा हुआ होता है। ठीक है, और क्या करेंगे? हम उस पर जो करेक्टिव एक्शन है वो लेके रीबिल करेंगे, क्लेम हमने पे करा। ये ऐसी स्ट्रैटेजी है कि जो हमने हर दफा ये करना है। हर दफा पेड क्लेम फुली मिलेंगे तो हमने पोस्ट करनी है। हर दफा प्रोसेस पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हुए तो हम सेकेंडरी को या पेशेंट को बिल करेंगे। उसी तरह से नोट ऑन फाइल होंगे तो रिजेक्शंस को देखेंगे और अगर डिनाई होंगे तो उन पे काम करेंगे। ठीक है, हर दफा यही हमने काम करना होता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजीज कहते हैं। उसी चीज को हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि हमने करना है यूबी। अब इसमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं? अगर पेड क्लेम है तो for a paid claim, if the date is current, then we should wait for something that's received ERA or EOB. अगर हमारे पास जो पेड क्लेम है वो रिसेंट किसी डेट के साथ पेड है, जैसे आज 27 की तारीख है तो 27 में है, 28 में है, 26 में है, ये वाले डेट्स हमें मिल रहे हैं वेबसाइट पे, तो हम 2-3 दिन वेट कर लेंगे कि यूबी या ERA हमें मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो हमें वेबसाइट से निकाल के एकदम से पोस्ट करने के बजाय हम वेट कर लेते हैं कि वो पेमेंट हमें रिसीव हो जाएगी पूरे चेक की डिटेल्स के साथ, तो हम वेट कर ले। लेकिन अगर जो आपका क्लेम है उसकी पेड डेट है, जो EFT ERA है वो पुराना है,
ठीक है, जैसे मुझे फरवरी का, जनवरी का मिल रहा है, दिसंबर का मिल रहा है, फिर मैं उसे पे पोस्ट कर लूँ, ठीक है, उसको मैंने कर लेना है। लेकिन जो रिसेंट है, अभी का है, उसको हमने वेट करना है। समटाइम ये होता है कि हम ईओबीस में वैसे पोस्ट कर लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, और वो क्या होती है, ईआरए में आ जाता है, ईआरए ऑटोमेटिकली होते हैं सिस्टम में आ रहे होते हैं, तो हम उन ईआरएस को कुछ कर भी नहीं सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, हमने वो पोस्ट करने ही करने होते, फिर हमें ईओबी वाली पेमेंट को डिलीट करके ईआरएस वाली पेमेंट को पोस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, ठीक है। और वो कह रहा है यही कि पेमेंट को पोस्ट करें अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑफिस इंस्ट्रक्शन। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर तो वो हमें अलाउ करता है कि जो मिल रहा है पोस्ट कर दो, पोस्ट कर लेंगे। अगर वो कहता है कि डिटेल्स जितनी भी वेबसाइट से पेमेंट्स मिलती है मुझे बताओ, मैं बताऊंगा कि मैंने कैश की है कि नहीं है, वो चेक मैंने कैश कराया है कि नहीं कराया, तो फिर हम क्या करेंगे, डॉक्टर ऑफिस से पूछेंगे और फिर उसको पोस्ट करेंगे। प्रोसेस विद द पेशेंट पोर्शन, वही बात कि क्लेम प्रोसेस विद द पेशेंट पोर्शन, तो बिल सेकेंडरी को करेंगे अगर एग्जिस्ट कर रही है, नहीं तो पेशेंट को बिल कर देंगे। नोट ऑन फाइल, नोट ऑन फाइल है तो अगर इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट है तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल जो आपका आपका वो क्लेम नंबर होता है वो आपने देखना है। लेकिन वो क्या होता है, इसे ये एक पेयर आईडी होता है, जैसे पीओ बॉक्स नंबर होता है ना हमारा, जिस पीओ बॉक्स नंबर पे हमने क्या भेजना है उसी एड्रेस के ऊपर भेजते, पीओ बॉक्स नंबर पे तो चीज पहुंचती है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली भी ईएमएससी जो होता है वो उसका एक आईडी होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक आईडी है, नंबर होता है बेसिकली, पेयर आईडी कहते हैं हम इसको। तो हम देखें, ये चेक करेंगे सबसे पहले कि वो आईडी सही था, सही वाले, इसका मतलब ये है कि हम सही वाले प्लेन को भेज रहे थे जिसका ये क्लेम था, सही इंश्योरेंस को भेजा था, ये चेक करेंगे। फिर हम एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का स्टेटस देखेंगे, वही चीज जो आपको मैंने पहले बताई थी कि देखेंगे क्लेम एक्सेप्ट भी हुआ था या रिजेक्ट हो गया था। अगर अगर वो हमने सही एड्रेस पे भेजा है तो फिर उसके बाद हमने एक्सेप्ट और रिजेक्शन को चेक करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर एक्सेप्टेंस है तो उसके बाद हम देखेंगे फर्दर के इंश्योरेंस को क्यों नहीं वो रिसीव। और अगर पेपर सबमिशन है, ये क्लेम क्या हमने इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन में देखा था कि हमने ईएमसी देखनी है, ईएमसी नंबर देखना है। अब अगर पेपर सबमिशन है, वेरीफाई द मेलिंग एड्रेस, वही बात के पीओ बॉक्स नंबर देखना है जिस एड्रेस पे हम भेज रहे हैं, ठीक है। लुक अप इन रिटर्न मेल, फाइंड आउट, और फिर उसके बाद क्या देखना है कि रिटर्न मेल जो होती है उनको फाइंड आउट करना है और देखना है कि क्लेम हमारे पास वापस आए। जब हम किसी गलत एड्रेस पे कोई चीज भेजते हैं तो घूम फिर के वापस आ जाती है ना, रिटर्न हो जाती है। जैसे हमारे पार्सल को भेजते हैं, रिसीव नहीं कोई करता, वापस हमारे घर आ जाते हैं। तो उसी तरह से क्या कहते हैं कि आपने रिटर्न ईमेल्स को देखना है, रिटर्न मेल को देखना है, सॉरी ईमेल नहीं, मेल वो है वो जो लिफाफे में डाल के हमने भेजा था, ये पेपर क्लेम था, ठीक है। तो हमने क्या करना है ये, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये वेरीफाई कैसे करना है हमने, यू फाइंड एनी एविडेंस इन द अबव वेरिफिकेशन, रीसबमिट कराना है अगर हमारा एड्रेस सही था, और अगर वापस भेजना है, और अगर एड्रेस सही नहीं है तो जो हमने करेक्ट एड्रेस है इंश्योरेंस का, मेलिंग एड्रेस जो है, ठीक है, पीओ बॉक्स वाला जो एड्रेस है वो हमने देखना है कि करेक्ट, उसी प्लेन का जो करेक्ट मेलिंग एड्रेस है वो करें, वो वहां पे भेजे। उसकी क्या रीजन है कि हमारा हमारी एक जो इंश्योरेंस होती है उसके डिफरेंट मेलिंग एड्रेस होते हैं, पोस्टल एड्रेसेस डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारी यूनाइटेड हेल्थ केयर है, उसका एक सॉल्ट लेक का एड्रेस है, एक एटलांटा जॉर्जिया का एड्रेस है। तो हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारे वाले पेशेंट के पास कौन सा प्लेन है, जॉर्जिया वाला है या सॉल्ट लेक वाला है, ठीक है। तो सॉल्ट लेक वाला है तो सॉल्ट लेक भेजेंगे, जॉर्जिया वाला है तो जॉर्जिया भेजेंगे, हालांकि है वो यूनाइटेड हेल्थ केयर, ठीक है। तो हमने ये देखना है, और ये कैसे पता चलेगा हमें, हम जब एलिजिबिलिटी चेक करते हैं वहां पे एड्रेस लिखा हुआ होता है, वैसे कार्ड के दूसरी साइड पे भी लिखा हुआ है, कार्ड की बैक साइड अगर देखे ना तो उसमें मेलिंग एड्रेस लिखा हुआ होता है, इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन वाला एड्रेस भी लिखा हुआ था, और जो पेपर सबमिशन का भी एड्रेस लिखा होता है, क्लेम फॉर पेपर सबमिशन, एड्रेस फॉर पेपर सबमिशन, तो वो हमने मेक श्योर करना है, ठीक है। फोर्थ क्या है कि डिनाई है, अगर क्लेम हमें मिला है स्टेटस के थ्रू, तो इफ क्लेम फाउंड डिनाइड, तो क्या करना है आपने, आइडेंटिफाई द डिनाइल, एनालाइज द डिटरमिनेंट, रूट कॉज क्या है डिनाइल की, ये देखना है। मेजर द इम्पैक्ट की, डिनाइल कितना, मेजर द इम्पैक्ट का मतलब होता है कि हमने देखना है कि डिनाइल कितने पे कितने कितने अमाउंट पे कवर कर रहा है, और ये कितने मतलब ये वाला डिनाइल कितना ज्यादा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक चीज हम हमेशा सिखाते हैं कि एक तो डिनाइल का जो मेन काज है उसको देखो, और उसके बाद जब आप काम करने लगोगे तो कभी एक क्लेम के लेवल पे काम मत करना, पूरे अकाउंट के ऊपर। उस पेशेंट का अगर कोई दूसरा क्लेम भी उसी रीजन से डिनाई हो रहा है, उसी इंश्योरेंस के, तो हमने अगर रीजन पकड़ लिया कि गलत एड्रेस पे जा रहा था, तो हमने क्या करना है, सारे क्लेम को सही एड्रेस में भिजवाना है।
अगर हमने देखा है कि उस डॉक्टर के बहुत सारे पेशेंट है जो जिनके उस, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड हेल्थ केयर के बहुत सारे क्लेम्स जो है वो डिनाई हो रहे हैं उस डॉक्टर के, तो हम यूनाइटेड हेल्थ केयर के एड्रेसेस को, इन चीजों को वेरीफाई करेंगे और जितना नंबर ऑफ क्लेम होगा उन सारों को रिबिल करेंगे। कभी भी ये नहीं होगा कि हमारे पास डिनाइल एक क्लेम का है तो हम एक पे ही काम करें। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच हमेशा ये होती है कि हम क्या करें, पूरे अकाउंट के ऊपर या पूरे पेयर के ऊपर काम करें। दो चीजें, अकाउंट का मतलब है कि उस पेशेंट के जितने भी क्लेम्स थे, और पेयर का मतलब है कि उस इंश्योरेंस के जितने भी क्लेम है। अगर आपको कोई ऐसा रीजन फाइंड आउट कर पाते हो कि जो इंश्योरेंस अफेक्ट हो रही है, जैसे हमने कहा कि इंश्योरेंस का क्या हुआ था, एड्रेस का मसला था, या इंश्योरेंस का कोई सबमिटेड आईडी फर्क था, या उसका क्लियर नंबर गलत था। क्लियर नंबर ये होता है कि लैब्स के लिए जो होता है, या ऐसी कोई अथोराइजेशन का मसला था। अब उस इंश्योरेंस का, वो इंश्योरेंस डिनाई करिए तो उसका मतलब है कि उस इंश्योरेंस के साथ हमारे डॉक्टर का कोई मसला चल रहा है, क्रीडेंशियलिंग का मसला भी चल सकता है। तो ऐसे रीजन अगर हैं तो उसमें फिर क्या करेंगे, हम जितना नंबर ऑफ द क्लेम इफेक्ट हो रहा है उन सब पे काम करेंगे। ठीक है, उससे ये फायदा होगा कि सारे अवॉइड नहीं होंगे क्लेम, लेट फाइल नहीं होंगे, जल्दी काम हो जाएगा और जल्दी हमारे पास पेमेंट्स आ जाएंगे। अब वो कह रहा है टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ द इफेक्टेड क्लेम, उस पर भी करना है टेक द नेसेसरी एक्शन स्टेप टू डिफाइन द प्रोसीजर अवॉइड टू अकरेंस ऑफ द स्पेसिफिक डिनाइल इन फ्यूचर के। और हमने क्या करना है, करेक्टिव एक्शन ये भी लेना है कि अगर इस रीजन से डिनाई हो रहे हैं तो हमें पता है ना कि इस इंश्योरेंस का ये वाला एड्रेस करेक्ट था, तो आगे के लिए हमने क्या करना है, एक एसओपी बना देनी है कि ये जब इंश्योरेंस आई तो इसका यही वाला एड्रेस भेजना। ठीक है, ताकि डिनाई ना हो। ये हमारी स्ट्रेटेजी इतनी सी थी। ठीक है, मैं खोलती हूँ अब क्विज। रिस्पॉन्सेज मेरे पास उधर पड़े हुए मेरे सिस्टम के अंदर होते हैं, वो मुझे पता चल जाता है किसने कौन कौन सा गलत किया हुआ है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ से मैं ओवरऑल सबके क्वेश्चंस के जो करेक्ट आंसर से बता दूंगी। आसान बहुत था, इसने 14 नंबर लिए, मेरे सामने टेस्ट किया था, बैठी हुई थी। हाँ, मेरे सिस्टम से, मैंने अपने सिस्टम से जल्दी भी कर लिया था। मेरे सिस्टम में इसका टेस्ट रह गया था ना, और उस दिन बारिश की वजह से फिर सब आए ही नहीं थे, तो इसने सबके साथ करना था। फिर उसको मैंने कहा मेरे सिस्टम पे बैठ के कर लो, अटेम्प्ट कर लो। अच्छा था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ये सबसे बाद आया था। बहुत रिकॉर्डिंग का असर हो गया। खैर, मैं इसमें से देखती हूँ। तो इसके लिंक भेजे थे ना मैंने आप लोगों को। अच्छा, अब बताओ, द स्टडी ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर क्या होती है? इसको फिजियोलॉजी के लिए नहीं किए? कि वैसे मेरे पास अगर मैं अपना वाला सिस्टम होता ना तो उसमें से वो बता भी लेता कि वो, इसको मैंने माउस नहीं लगाया हुआ तो ये हिलता ही जाएगा। इसके बाद था कि क्लियरिंग हाउस क्या करते हैं? क्लियरिंग एक्ट एज द इंटरमीडिएट mediatory between इंश्योरेंस एंड द प्रोवाइडर टू सबमिट द इलेक्ट्रॉनिक क्लेम। ये गलत किया हुआ किसने? ये मेरे पास उधर उधर है सिस्टम में कि किसने कौन कौन सा गलत किया। अच्छा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर हेल्थ केयर रेवेन्यू साइकिल? ये मैंने बहुत दफा वैसे भी बताया था कि स्केड्यूलिंग जो होती है वो नहीं होती, रेवेन्यू का पार्ट जो होता है वो रजिस्ट्रेशन और एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि जो इमरजेंसी में आ रहे हैं उनका भी क्या हो रहा है, रेवेन्यू साइकिल में तो एंटर हो रहे हैं। इसमें क्या था, डैश इज द स्टेटमेंट फॉर द हेल्थ केयर कंपनी प्रोवाइडिंग डिटेल ऑन द पेमेंट्स। पेमेंट्स में डिटेल किसकी में आती है, यूबी में आती है ना, सिंपल सी। फिर क्या होगा, यूबी नहीं किया होगा तभी गलत है। ठीक है, ए एंड बी क्यों? पेशेंट स्टेटमेंट वो होती है जो पेशेंट को बिल के लिए भेजते हैं। डैश क्रिएटेड, इसमें किसी मैंने डेमोग्राफिक एंट्री भी लिखा हुआ था, उस दिन मैंने देखा था। डैश क्रिएटेड क्लेम इन द
द सिस्टम टाइमली विद इन 100% एक्यूरेसी। क्लेम क्रिएट कह रहे हैं हम कि क्लेम क्रिएट हुआ है। डेमोग्राफिक एंट्री, चार्ज कैप्चर, क्लेम एंट्री या बीएनसी। क्लेम एंट्री है ना, तो चार्ज कैप्चर या क्लेम एंट्री होगा डेफिनेटली। ऊपर वो ऊपर लिखा हुआ है कि क्रिएट क्लेम है, इसका भी डेमोग्राफिक किसी ने लिखा हुआ था, उसने मैंने देखा है। इनका ये तो नहीं होना चाहिए था। हाँ बीएनसी दोनों है ना। देखो चार्ज कैप्चर का मतलब क्लेम क्रिएट करना ही है ना, क्लेम एंट्री का मतलब भी क्लेम क्रिएट करना है। The HIPAA rule required physician to protect the patient electronic stored, protect health care information known as EPHI, electronic PHI, by using the appropriate administrative, physical or technical safeguard to ensure confidentiality, integrity and security. क्या है? इसे गलत किया था। प्राइवेसी में क्या करते हैं हम, ब्रीच को देखते हैं, और सिक्योरिटी में हम क्या देखते हैं कि कहाँ प्लेस की हुई है हमने इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, प्लेस कहाँ की हुई है। तो वो बता रहे हैं ना कि फिजिकल और टेक्निकल सेफ गार्ड्स हैं हमारे। ये मुझे लग रहा था कि इसमें से ऑल ऑफ अबव भी लग रहा है, कोई पता नहीं। यहाँ पे मैं अगर तीसरा ऑप्शन हिप्पा देती तो उस हिप्पा पूरा ही तुम लोग हिप्पा उसको टिक करते, हालांकि उसका पार्ट सिक्योरिटी था। The process utilizing by the healthcare insurance plan to allow the participating provider to network who seek the provide care to their information. ये क्या था? देखो क्या लिख रहा है, who seek the provider care in the to the member. क्या healthcare insurance plan to allow and participate. देखो यहाँ पे उसने उसी क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, अलाउड एंड पार्टिसिपेट। हम कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, मेडिकेयर के अलाउ रेट एक्सेप्ट कर रहे हैं, अलाउ के लफ्ज से पार्टिसिपेट करें, पता लग गया कि पार्टिसिपेशन की बात होगी। इनरोलमेंट में वो सिर्फ इनरोल कराता है, क्रीडेंशलिंग में उसकी एक्सेप्टेंस होती है इनरोलमेंट के, और पार्टिसिपेशन में वो क्या करता है, पार्टिसिपेटिंग बनता है, अलाउ रेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये लग गया होंगे, एडवांस कुछ टेस्ट भी होते हैं। An organization that offer health insurance to fix monthly premium with a little or no deductible or work through a primary care provider is called. ये तुमने गलत किया, तुमने कौन सा गलत किया? प्रोवेसिव सिक्योरिटी रूल। 14 है ना, कितने? हाँ स्लिम 14 है। ये कौन सा होता है, एचएमओ प्लेन्स होते हैं। हमने कहा था ना कि लो कॉस्ट कौन से होते हैं, एचएमओ प्लेन्स होते हैं। अच्छा, डॉक्टर हु एग्री द एक्सेप्टेंस इंश्योरेंस कंपनी प्री एस्टेब्लिश और फीस कैजुअल, कौन होता है? ये इतना आसान था कि देखो, ये इतना आसान था कि और डॉक्टर लिखा हुआ है मैंने, और डॉक्टर, ठीक है, इसके ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक और कोई डॉक्टर है ही नहीं है। सब्सक्राइबर डॉक्टर नहीं है, क्लेम रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर नहीं है, एडजस्टर डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर तो एक ही है यहाँ पे। मतलब कोई डॉक्टर अगर मैं लिखती ना, बिलिंग प्रोवाइडर, ल्यूकम हो गया, नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, ऐसे ऐसे इनरोल्ड प्रोवाइडर, ऐसे ऐसे बातें लिखती तो वो कंफ्यूज भी होते। इनमें तो बेचारे ऑप्शन भी डॉक्टर से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, ऑप्शंस के अंदर भी। एनपीआर स्टैंड फॉर, ये शायद मुझे लगता है कि नहीं पढ़ा होगा। नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर, ये हम लोग बहुत गलत करते थे, पता है, आइडेंटिफिकेशन लिखते थे हमने, ये बहुत अपने टेस्ट के जमानों में बहुत गलत किया। ये क्या होता है, एनपीआई वैसे ही होता है जैसे कि हमारा लाइसेंस नंबर होता है किसी डॉक्टर का, तो ये एनपीआई होता है। इंडिविजुअल एनपीआई होता है हर डॉक्टर का, जिससे वो आइडेंटिफाई होता है। ये एक ऐसी चीज थी जो हमने पढ़ी नहीं थी, ऐसी थी मेडिकल बिलिंग के बारे में। The patient receiving the ambulatory care at the hospital and other health facility without being admitted as a bed patient. Bed patient कौन होगा? बेड पेशेंट इन पेशेंट होता है, तो ये विदाउट तो आउट पेशेंट होगा। डिपेंडेंट और सब्सक्राइबर तो हो ही नहीं सकता था। इसमें मुझे कंफ्यूजिंग किस्म के ना ऑप्शंस रखने चाहिए थे, लेकिन फिर मैंने क्या चूज। और डॉक्टर दैट वर्क्स एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ऑन द टेम्परेरी, ये तो मुझे लगता है सबको ही आया होगा ना। हाँ, ये तो मैं, हालांकि ल्यूकम तो बहुत क्लियर था। क्लेम दैट हैड नो मेड टू द पेयर एजुकेशन सिस्टम, प्रोसेस में नहीं गया, तो वो क्या होगा, रिजेक्टेड क्लेम होगा ना। हाँ डिनाई, देखो
प्रोसेस के अंदर ही नहीं गया तो वो रिजेक्ट होगा, प्रोसेस के बाद नहीं पे हुआ तो डिनाइल होगा। फर्क है ना दोनों के अंदर। फिर ये वाला मैं कह रही थी, ये 75 ईयर्स ओल्ड, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये ऐसे अपनी तरफ से मैंने टेक्निकल दिया हुआ था। और 75 हम लोगों के सारे एमसीक्यूज ऐसे आते थे, हम लोगों के सारे एमसीक्यूज ऐसे आते थे, जैसे ये स्टेटमेंट है ना इस तरह के। हाँ कंडीशंस में इसी तरह की होती स्टेटमेंट थी, 4-4 5-5 लाइनों की स्टेटमेंट्स होती थी। ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि क्या होगा, सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो सेकेंडरी को बिल होगा। ठीक है, तो ये क्या था, फॉल्स था। और मेडिकल डिसीजन मेकिंग और मेडिकल नेसेसिटी, ये वाली चीज भी थी, ये फॉल्स थी। लेकिन ये वाली बात है कि ये भी थोड़ी सी ऐसी चीज थी कि जिसके बारे में मेडिकल नेसेसिटी का आइडिया नहीं। मेडिकल नेसेसिटी का मतलब है कि मेडिकली जरूरी है। और मेडिकल डिसीजन मेकिंग हमने पढ़ा था, किसी को याद है इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? बताओ, मेडिकल डिसीजन मेकिंग के कितने कंपोनेंट्स थे? हमने पढ़ा था नहीं, मैंने कंपोनेंट में मेडिकल डिसीजन मेकिंग पढ़ा था, टाइम मेडिकल डिसीजन मेकिंग, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन उसमें आता था। तो ये मुश्किल तो नहीं था कहीं से भी, किसी तौर पे। हलवा ही था, तभी तुमने 14 नंबर ले लिए। 14 नंबर ले लिए, मुश्किल होता तो लेते 14 नंबर। नहीं, इट्स नॉट अ ठीक ठाक। ये मेरे ना पहले वाले क्विज जिस ईमेल के अंदर थे, वो ईमेल जो है ना वो बंद करवा दी इन्होंने। वो मेरे जो क्विज थे वो थे मुश्किल था।